तो मेरा नाम दीपक नंदा है। मैं आईआईटी खड़गपुर का इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हूँ। मेरा जेई एडवांस में रैंक 848 था और मैं भुवनेश्वर उड़ीसा में बिलोंग करता हूँ। और आज मैं मॉक टेस्ट 33 का फिजिक्स 32 का फिजिक्स पार्ट करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 31, जो कि है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल has a length 30 centimeter is placed with its axis making 30 degree to an uniform electric field 10 to the power 5 Newton per coulomb. If it experience a torque of 10 root 3 Newton meter, then the potential energy of the dipole is। तो डाइपोल का टॉर्क हम जानते हैं होता है -P/E sin थीटा। और पोटेंशियल एनर्जी होता है Pe cos थीटा। तो दीपक आपका चार्जिंग लगा लो, बंद होने वाला है। चार्जिंग में है। ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है Pe cos थीटा और टॉर्क होता है -Pe sin थीटा। तो हमें टॉर्क दिया है 10 √3 और पोटेंशियल एनर्जी हमें डाइपोल का निकालना है। तो 10 √3 हमारा हो गया -Pe cos थीटा sin थीटा। sin थीटा यहाँ पे थीटा दिया है 30, तो ये हो जाएगा हाफ। तो हमारा ई का वैल्यू हमें मिल जाएगा यहाँ से, जो है 20 √3। तो इससे हमारा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हमें मिल गया, जो हो जाएगा 20 √3 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा हो जाएगा cos 30 √3/2। तो ये हो जाएगा -30, -20 √3 होगा। -30 जूल हो जाएगा हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, Q1 Q2 Q3 Q4 आर point charges located at points shown in the figure, and S is the spherical Gaussian surface of radius r. Which of the following is true according to the Gauss law? तो गॉस लॉ बोलता है जो भी हमारा स्फीयर अगर गिवन है एस, जिसका सरफेस एरिया अगर हम यहाँ पे जैसे लिखा है समेशन ऑफ डी ए, तो इसमें सिर्फ वही चार्जेस कंसिडर होता है जो अंदर हो। तो इसमें हमारा आंसर होगा Q1 Q1 E2 E3 इन सबका। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का समेशन देखोगे एरिया के ऊपर, तो वो हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3/ε0। तो वो हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे चलते हैं। डाइपोल मूवमेंट P I cap lies along the x-axis in a non-uniform electric field E equal to P/X I cap. The force acting on the dipole is। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम
पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे, जो कि होता है, हम देखते थे ई डॉट ई माइनस ई डॉट ई डॉट प्रोडक्ट। तो इसमें हम देख सकते हैं ये दोनों तो आई कैप मतलब सेम डायरेक्शन में है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस ई सी बाय एच। और इसके बाद फोर्स होता है, हम जानते हैं डी डी यू बाय डी एक्स माइनस डी यू बाय डी एक्स डेल यू बाय डी एक्स, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में फोर्स, जो कि उसी डायरेक्शन में ही फोर्स लगने वाला है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो 1/x का डिफरेंशिएशन, तो हम सी सी बाय एक्स स्क्वायर आई कैप। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, सी सी बाय एक्स स्क्वायर आई कैप, फोर्स acting on the dipole. Next question number 34. The frequency of AM range of radio waves is, तो रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी हमारा वैरी करता है 1000 से मिलियन तक। तो इसमें हम देख सकते हैं कि मिलियन से कम होता है, मतलब कि 30 मेगा से कम होगा। और ग्रेटर अगर देखेंगे तो 1000 से होता है, इससे तो कम होता है, इससे ज्यादा भी होता है। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये होगा हमारा आंसर, लेस देन 30 मेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 नंबर। तो यहाँ पे बोला है मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज एंड peak voltage 20 volt is used to modulate a carrier of frequency 1 megahertz and peak voltage 40 volt. The modulation index is, तो यहाँ पे बोला है कि एक फ्रीक्वेंसी जिसका 20 किलो हर्ट्ज है और कैरियर फ्रीक्वेंसी 1 मेगा हर्ट्ज है, इसमें हमको निकालना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो वो निकालने के लिए हम करेंगे सबसे मैक्स वाला, मतलब मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी हमारा यहाँ पे 1 मेगा हर्ट्ज है, बाय कैरियर फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी जो है 20 किलो हर्ट्ज। तो इनको देखोगे तो ये हो जाएगा हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जो होगा इसको डिवाइड करने से 5, तो 5 हो जाएगा हमारा आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इफ हाइट ऑफ टीवी टावर इज increased by 21%, then the transmission range is enhanced by, तो हमारा ट्रांसमिशन का रेंज का फॉर्मूला होता है इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2 एच आर, जहाँ पे आर है रेडियस ऑफ अर्थ। तो क्योंकि हमारा अर्थ कर्व है, तो जब भी ट्रांसमिशन टावर ऊपर होता है उसका रेंज हम ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, पाइथागोरस थ्योरम से वो कर्व होता है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इससे हमारा इनिशियल रेंज था, मान लेते हैं स्मॉल आर। तो हमारा ये था जब हम एच को इंक्रीज किए 21% से, तो हमारा R1 हो गया, जो कि है रूट ओवर ऑफ 2 एच आर इंटू 1.21 क्योंकि टोटल इंक्रीज हमारा 21% से हो रहा है, तो फाइनल एच हो जाएगा हमारा 1.21 एच। तो उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया 1.21, तो रूट ओवर ऑफ 1.21 होता है 1.1, तो ये हो जाएगा हमारा 1.1
रूट ओवर ऑफ 2HR, यानी कि इससे हमें ये पता चलेगा कि R1 है हमारा 1.1 टाइम R। तो परसेंट इंक्रीज अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 10% इंक्रीज। तो 10% है आंसर, रेंज इंक्रीज बाय 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। Consider a long cylindrical wire carrying current across the axis of wire. The current distributed non-uniformly on the cross section. The magnetic field B inside the wire varies with distance r from the axis as B equal to K r to the power 4, where K is a constant. The current density J varies with distance r as J equal to C to the power n. Then the value of n cube is where c is a constant। अच्छा, तो इसमें हम यूज करेंगे ये वाला इक्वेशन b डॉट dl का इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ पे आई है, आई एनक्लोज, जो कि dl के अंदर एनक्लोज है। तो इसमें ये हो जाएगा हमारा b है हमारा k r टू द पावर 4, के आर टू द पावर 4। डीएल है हमारा, अगर हम कंसिडर करेंगे एक सर्कुलर एलिमेंट तो वो हो जाएगा हमारा 2 पाई r डी आर इक्वल टू म्यू नॉट आई म्यू नॉट आई हो जाएगा हमारा जे को हम लिख सकते हैं सी आर टू द पावर n इंटू एरिया, एरिया जो कि एनक्लोज हो रहा है। तो एरिया एनक्लोज होगा हमारा πr²। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन, इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो इस तरफ भी अगर देखेंगे, हाँ इस तरफ भी डी आर अगर इंटीग्रेशन करेंगे ये होगा 0 से आर, 0 से आर। तो हमारा वैल्यू आएगा के इंटू 2 पाई, आर टू द पावर 5 होगा, आर टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन आर टू द पावर 6/6 इक्वल टू म्यू नॉट सी पाई आर टू द पावर n+2 होगा ये, आर टू द पावर n+2 का इंटीग्रेशन होगा आर टू द पावर n+3 बाय n+3। तो इसमें हमारा ये आया इक्वेशन। तो हमको यहाँ से ये देखना है कि ये कांस्टेंट है, इस तरफ सिर्फ वेरिएबल आर है हमारा और इस तरफ हमारा वेरिएबल है के में सिर्फ आर है। तो इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा दोनों तरफ से कैंसिल होने के लिए। तो हमारा n यहाँ पे हो जाएगा n+3 इक्वल टू 6, जो n हो जाएगा हमारा 3।
तो इसके बाद हमारा n क्यूब आंसर आएगा 27। अब क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। अ क्यूब इज A cube made of wire of equal length is connected to a battery as shown in the figure. The side of the cube is L. The magnetic field at the center due to cube is। तो जब भी कोई भी सिमेट्रिक फिगर से करंट पास कर रहा होगा तो हमको ये एक ऑप्शन रहना चाहिए कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हो वो जीरो होने का चांस होता है। तो पहले वो चेक कर लेते हैं कि कहीं ये सेंटर में जीरो होगा कि नहीं, वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक क्यूब दिया हुआ है। तो इसके टॉप मोस्ट से और एक कॉर्नर टॉप मोस्ट का और बॉटम मोस्ट का एक कॉर्नर लिया गया है ताकि वो डायगोनल या ऑपोजिट होगा। तो जब भी करंट आएगा वो तीन भागों इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे जाएगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल पोटेंशियल में रह रहा है। फिर इसमें से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से 6 पार्ट इक्वल में जाएगा। ताकि ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल हो जाए। फिर इनमें से करंट सेम सेम ही जाएगा। तो यहाँ पे 3 लेवल है, यहाँ से ब्लैक वाले पॉइंट तक, फिर ब्लैक से ये हॉलो सर्कल तक, फिर हॉलो सर्कल से लास्ट पॉइंट तक। तो हम ये देख सकते हैं ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉइंट सेंटर पॉइंट के हिसाब से। तो हमारा ये हम ट्रीट कर सकते हैं एक सिंगल वायर जा रहा है जो कि सेंटर से पास कर रहा है, और अगर कोई भी एक करंट उसी सेंटर से पास कर रहा है तो वहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगा। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो रहेगा क्योंकि ये डायरेक्शन इन सबका ऐसा है कि सब कैंसल अपने आप में कर देगा ये। तो ये आंसर हमारा यहाँ पे जीरो आएगा। अगर ये सेंटर पॉइंट की जगह और कोई कॉर्नर में या कुछ बोलता तो हाँ वो जीरो नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर जीरो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर द वैल्यू ऑफ I1/I2 इज। तो यहाँ पे हमको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड टोटल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करना है। तो अंदर वाले कॉइल के लिए होगा μ0I1/2a, जो कि इक्वल होगा बाहर वाले कॉइल के लिए μ0I2/2b। तो I1/I2 यहाँ से आ गया आंसर डायरेक्टली। ये आसान क्वेश्चन था, A/B हो जाएगा। तो A/B है आंसर इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को। A motor is used to deliver water at a certain rate through a horizontal pipe. To deliver n times the water through the same pipe, the same time in the same time, the power of the motor must be increased as follows। हाँ, तो अगर हमको एक सर्टन रेट में हमको देना है, लेट्स से कि पहला केस में पावर P था, उसके बाद हमको n टू द पावर, क्योंकि ये सब एक्सपोनेंशियल है n का, तो हम n टू द पावर r ऑफ p ले सकते हैं फाइनल पावर। तो इनिशियल पावर p में हमारा रेट हम एक मान सकते हैं r,
और उसको एनआर करना है, रेट ऑफ फ्लो। और रेट ऑफ फ्लो होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रांसफर्ड बाय टाइम, वॉल्यूम बाय टाइम। पावर को हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये पावर का डेफिनेशन से आया है, फोर्स इंटू वेलोसिटी पावर होगा। और यहाँ पे वॉल्यूम बाय टाइम, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट रह रहा है, एरिया क्रॉस सेक्शन क्योंकि सेम पाइप यूज कर रहे हैं वो भी सेम रह रहा है, तो हमारा यहाँ पे स्पीड ऑफ फ्लो डिफरेंस हो रहा है। तो स्पीड अलग हो रहा है, इसके हिसाब से फोर्स भी चेंज हो रहा है और इसलिए पावर इंक्रीज हो रहा है। तो स्पीड हम यहाँ से बोल सकते हैं कि स्पीड इनिशियली अगर v था तो ये n टाइम्स v होगा, क्योंकि एरिया और टाइम में सेम है और रेट में डिफरेंस n का है फैक्टर, तो n टाइम्स v होगा। तो फोर्स में कितना चेंज आया वो भी हमें अब निकालना पड़ेगा। फोर्स यहाँ पे डिपेंड करेगा, फोर्स हो रहा है यहाँ पे फोर्स हो रहा है यहाँ से अगर देखेंगे तो ये होगा हमारा जितना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है वही हमारा फोर्स होगा। तो रेजिस्टेंस फेस करेगा मतलब ये होगा एरिया इनटू वेलोसिटी। ये हो गया हमारा वॉल्यूम, कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, कितना रेट है इस पे डिपेंड करेगा मतलब। और फिर इनटू स्पीड, रेट इनटू स्पीड, ये हो जाएगा हमारा फोर्स। तो टोटल पावर हमारा वैरी करेगा वी क्यूब के हिसाब से। मतलब हमारा पावर अगर वी हमारा बन जाएगा एन वी, तो पावर हमारा बन जाएगा एन क्यूब पी। मतलब ये एन क्यूब टाइम्स हमारा बढ़ रहा है। ये हमको याद रखने की ये है हमारा रेट इंटू वेलोसिटी, ये है हमारा फोर्स। तो आगे चलते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 41। Power supplied to a particle of mass 2 kg varies with time as P equal to P equal to 3 P square by 2। मास है हमारा 2 kg। If the velocity of the particle at t equal to 0 is v equal to 0, then what is the velocity in meter per second of the particle at t equal to 2 सेकेंड। तो हमें पूछा है t equal to 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितना होगा। तो पावर होता है हमारा फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी हमारा इतना है, टी स्क्वायर बाई टी। और फोर्स है एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है हमारा 2 kg, 2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv बाई dt इंटू v इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2। तो इससे हमारा एक क्वेश्चन मिलता है वी डी वी इक्वल टू 3/4 टी स्क्वायर डी टी। तो हमें 0 से 2 तक कैलकुलेट करना है और वेलोसिटी टाइम इक्वल टू 0 में 0 था और फाइनली v वैल्यू में आ गया।
तो ये होगा हमारा v²/2 इक्वल टू t³/3, t कैंसिल हो जाएगा, तो t³/4, t³/4 वैल्यू 0 से 2। तो 2 पुट करने से ये आएगा 8/4 हो जाएगा इक्वल टू 2। तो v² इक्वल टू 4, v इक्वल टू 2। तो आंसर है 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 42 आप चलते हैं। Two men with weight in the ratio 4:3 run up a stair in time in the ratio 12:11. The ratio of power of the first to that of the second is, तो टाइम का रेशियो दिया है और वेट का रेशियो दिया है, तो इससे हमें रेशियो ऑफ पावर निकालना है। तो पावर हो जाएगा हमारा फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो सेम टाइम में गए हैं, मतलब टाइम का वेरिएशन, लेट से कि इनका एक्सेलरेशन 0 था, तो फोर्स हमारा होगा सिर्फ इनका वेट के हिसाब से, क्योंकि वो हाइट मान लेते हैं एच ऊपर चढ़े हैं, तो फोर्स उनका mg के बराबर होगा, m1g m2g, m1g m2g, फोर्स इतना होगा। वेलोसिटी होगा डिस्टेंस h बाय टाइम, टाइम मान लेते हैं इसका 12 था फर्स्ट का, सेकंड का हो जाएगा 11। तो ये हो गया उनका पावर। तो इन दोनों का रेशियो अगर हम लेंगे P1:P2, तो ये हो जाएगा m1/m2, h कैंसल, g कैंसल, 11/12। ये हो जाएगा हमारा m1/m2 है हमारा 4/3 इंटू 11/12। तो 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/9। तो आंसर हमारा 11/9 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ये गेट का सवाल है। आइडेंटिफाई द गेट एंड मैच ए बी वाई इन द ब्रैकेट टू चेक। तो इसमें हम दो मेथड से कर सकते हैं, या फिर इसका टोटल एनालिसिस करेंगे जो कि ज्यादा टाइम लेता है, या फिर हम ऑप्शन से भी चेक करके एक देख सकते हैं। अगर वो भी ना करेंगे तो और एक मेथड ऐसा भी है कि इंडिविजुअली गेट का हम देख लेंगे कि क्या उनका होना चाहिए, और उस हिसाब से हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं, ये हमारा दिया है, ये है हमारा नैंड गेट, और इसके बाद हमारा ऐसा दिया है। तो मान लेते हैं ये ए बी है, तो नैंड के बाद हो जाएगा एक्स और फिर लास्ट में वाई, ऐसा मान लेते हैं। तो हमारा एक्स हो जाएगा नैंड मतलब ए बी डॉट, डॉट मतलब हमारा एंड हो गया, इसको मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं। और फिर इसके बाद एंड के ऊपर नॉट अगर होगा तो ये हो गया हमारा नैंड। तो एक्स हमारा नैंड हो गया, और वाई इक्वल टू नैंड ऑफ एक्स, तो एक्स इंटू एक्स बार। तो एक्स एक्स एंड एक्स अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स,
तो ये हमारा y हो गया x बार, मतलब y इक्वल टू एक्स बार, मतलब ये पीछे वाला हमारा नॉट गेट है। तो नॉट गेट है और इसमें x अगर वैल्यू पुट करेंगे तो a डॉट बी नॉट का नॉट, जो कि कैंसिल हो जाएगा, a डॉट बी हो जाएगा ये, मतलब ये एक एंड गेट बन जाएगा। तो आंसर ये होगा। ये एनालिसिस हमने गेट का देख के किया, अगर ऑप्शन देख के भी हम कर सकते थे। ए और बी का वैल्यू पुट करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या होता है, तो वो भी एक मेथड है। वो अगर बड़ा सा कोई दिया होगा तो वो प्रेफरेबल ज्यादा है। अभी के लिए ये भी ओके है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। राइट डाउन द आउटपुट एट एक्स फॉर द इनपुट a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1। तो पहले a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 के लिए देखते हैं। तो इसमें हो गया हमारा ये, तो a हमारा 0 है, b भी 0 है। नॉट गेट के बाद का हमारा a इस तरफ का वैल्यू 1 हो जाएगा और यहाँ 0 वैल्यू है। और ये है हमारा और गेट 1 और 0, इसका वैल्यू हमारा 1 आएगा। तो x इक्वल टू 1 होगा इस केस में। और फिर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे। तो ये होगा हमारा तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 है और ये नॉट गेट के पास हमारा इस तरफ 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0 और 1, मतलब ये 1 ये भी रहेगा। तो 1 एंड 1 होगा हमारा आंसर। आगे चलते हैं। For the given logic gate circuit to get output as 1 at R, find the input of X if input of Y is 0। तो हमें दिया है y इक्वल टू 0। तो अगर y इक्वल टू 0 है तो हम और एक चीज यहाँ से देख सकते हैं, y इक्वल टू 0 है यहाँ पे। तो ये 0 इस तरफ जाएगा, यहाँ पे 0 रहेगा और यहाँ से जाएगा। यहाँ पे नॉट गेट है, इस तरफ 0 है, नॉट के बाद ये 1 हो जाएगा। तो ऐसा है। और x यहाँ से जाएगा, ये x बार हो जाएगा, बार मतलब 9, और इस तरफ x ही रहेगा। तो आउटपुट हमारा दिया है 1। ये नॉर गेट है, तो नॉर गेट में आउटपुट 1, मतलब हम अगर नॉर गेट का टेबल बनाएंगे तो नॉर गेट के लिए, नॉर गेट के लिए अगर टेबल बनाएंगे ए और बी, 0 0 0 1 1 0 1 1, और इसमें अगर आउटपुट देखेंगे तो 0 0 का और है 0, नॉट होगा 1, और इसमें 1 1 1 आएगा और था, तो इसमें 0 0 0। अगर आउटपुट यहाँ पे 1 है मतलब दोनों 0 है, मतलब P 0 है, Q 0 है। तो मतलब इसका आउटपुट 0, इसका आउटपुट 0। अब हमें x निकालना है। इन दोनों में से कोई में भी देख सकते हैं। पहले ये है हमारा और गेट, और में एक तरफ 0, दूसरे तरफ
एक्स बार है और उसका और आ रहा है 0, मतलब हमारा एक्स बार 0 होगा। एक्स बार इक्वल टू 0, मतलब एक्स इक्वल टू 1। दूसरे तरफ भी चेक कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू 1 है और इस तरफ भी 1 है, तो एंड में 1 आउटपुट आएगा, नैंड में 0 आउटपुट आएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा एक्स इक्वल टू 1। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। एंड equiconvex lens mu equal to 1.5 is combined with equiconcave lens mu equal to 1.3. The radii of curvature of all surface are the same. Assume thin lens के। तो इसमें पहले कॉन्वेक्स लेंस है, उसके बाद कॉन्केव लेंस है जो एक साथ रखा गया है। तो मान लेते हैं मीडियम हमारा वन है, इसका वाई म्यू वन है, इसका म्यू टू है, इस तरफ भी म्यू एम होगा। तो फिर हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला को लगा के इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो म्यू वन बाय वी माइनस वी वन कर लेते हैं, म्यू एम बाई यू इक्वल टू क्योंकि ये कॉन्वेक्स है तो दोनों के लिए हम लिख सकते हैं एक साथ कॉम्बाइन करके 1/r इस तरफ आ जाएगा। आर रेडियाई ऑफ फोकस, मतलब रेडियाई ऑफ कर्वेचर लिख लेते हैं आर पे। तो इसके बाद हमारा फिर ये हो गया इस सरफेस के लिए। इन दोनों के बीच में अगर देखिए तो ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाय वी टू माइनस वी वन इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय 1/r माइनस होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। और फिर नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट इन दोनों कॉन्केव और इस तरफ का अगर मीडियम के बीच में देखेंगे तो ये हो जाएगा एम बाय वी माइनस म्यू टू बाय वी टू इक्वल टू म्यू एम माइनस म्यू टू बाय आर। तो इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरफ म्यू एम 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, इस तरफ का अगर देखेंगे क्योंकि ये कैंसिल यहाँ पे हो रहा है, ये कैंसिल यहाँ पे हो रहा है, और इस तरफ होगा हमारा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और तो हमारा ये कैंसिल हो रहा है, ये हो गया हमारा 2 म्यू एम माइनस म्यू टू बाय आर।
नहीं, यहाँ पे ये गलत था। ये वन है, ये वन। अब ठीक है। तो ये प्लस हो गया, ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे माइनस, तो म्यू टू माइनस में रहेगा, ये म्यू वन रहेगा, वन माइनस म्यू टू। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। और फिर हम देखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ। अगर हम कोई भी लेंथ के लिए देखेंगे, लेंथ फॉर्मूला लगा के, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/f हो गया हमारा 2 म्यू वन माइनस म्यू टू बाय म्यू एम आर। अब वैल्यू पुट करते हैं। म्यू वन है 1.5, म्यू टू है 1.3, तो ये हो जाएगा 0.2, 0.4। तो फोकल लेंथ है हमारा म्यू एम बाय 0.4 आर। तो इसमें हमारा दोनों मीडियम में हमारा ये कन्वर्टिंग लेंथ हमारा बनेगा, क्योंकि टाइम हमारा सेम ही रह रहा है। तो दोनों में हमारा ये कन्वर्जिंग लेंथ करेगा। 1.2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी, 1.4 में भी। तो आगे चलते हैं अब। A thin biconvex lens of refractive index p/2 is placed on a horizontal plane mirror as shown in the figure. The space between the lens and the mirror is then filled with water of refractive index 4/3. It is found that when a point object is placed 15 centimeter above the lens or on the edge principal axis, the object coincides with its own image. On repeating with another liquid, the object and the image again coincide at a distance 25 centimeter from the lens. Calculate the refractive index of the liquid. ओके, तो पहले केस में ये 15 सेंटीमीटर में कोइंसाइड किया। इसके बाद 25 सेंटीमीटर में जब ये लिक्विड को चेंज किया गया, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो हमारा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यूएल मान लेते हैं यहाँ के लिए, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। और ये एक मिरर की तरह एक्ट यहाँ पे कर रहा है, सेम डिस्टेंस पे इसका इमेज बन रहा है। मतलब कि ये इसका पॉइंट ऑफ कर्वेचर में है। ओके, तो अगर कैलकुलेट करना है, तो इसका हमारा पहले फोकल लेंथ लेंथ का कैलकुलेट कर लेते हैं इसका। तो ये होगा हमारा 1/r p/2 माइनस 1, और ये रेडियस हो जाएगा। तो अगर देखेंगे, ये बन के आएगा
3.2 3.6। ओके, तो हमारा पहले इसको देखेंगे। तो ये हमारा 1/f एक फोकल लेंथ है, ये लेंथ का सिर्फ। फिर हम ये कि जो कनकेव पार्ट बन रहा है, कनकेव लेंस जैसा इसको ट्रीट करेंगे, तो वो होगा। तो इसमें टोटल अगर हम फोकल लेंथ दिखाएंगे टोटल, तो इसमें फॉर्मूला होगा 1/, इसका एक फोकल लेंथ और इसका दो फोकल लेंथ, 1/2f माइनस 1/SL। तो ये होगा। और फिर अगर हम देखेंगे तो इसमें जितना इसमें 15 सेंटीमीटर में हमारा बन रहा था, ये 15 सेंटीमीटर में हमारा इमेज फॉर्म हो रहा था, और इसमें 25 सेंटीमीटर में इमेज फॉर्म हो रहा है। तो करेंगे, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/f 1/3 1/f इक्वल टू 0.3 1/2 r। फिर इसका अगर देखेंगे तो इसमें इस तरफ r है, इस तरफ एक मिरर है। तो ये होगा वो कैलकुलेट करने। हम्म, इसका अगर हम करेंगे, ये होगा 1/L इक्वल टू 1। क्या देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/म्यू है इसका 4/3 4/3 -1। और इसमें होगा एक साइड में तो -1/r है, और दूसरा साइड इसका इंफिनिटी पे है, तो प्लस इंफिनिटी ना माइनस इंफिनिटी, जो भी चलेगा। तो ये ऐसा हो गया। तो इसमें एसएल हमारा हो जाएगा -r बाय 4/3 - 1, जो कि है 1/3 का मतलब ये हो गया -3r। अगर r रेडियस ऑफ कर्वेचर था, और इसमें एक तरफ का ये r हुआ ना, तो दूसरे तरफ के लिए भी हमको लिखना पड़ेगा। तो गलती किया थे। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/2r, इसमें हो जाएगा 1/2/r। तो ये कैंसिल होके r हो जाएगा। तो टोटल अगर देखिए, कॉम्बाइन करना पड़ेगा इन दोनों को। तो कॉम्बाइन करके हमारा फोकल पॉइंट इसमें आ रहा है 15 सेंटीमीटर पे। तो 1/15 इक्वल टू 1/r -1/3r, जिसका मतलब ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। तो r हो जाएगा, r हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका। तो ये 10 हो गया। तो ना सेकंड केस के लिए भी ये 10 तो है, इसका सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ है। तो एसएल हमारा हो जाएगा 4/3 था, म्यू -1 हो जाएगा,
तो r बाय -1 -r बाय -1। तो FL हमारा ये हो जाएगा -r बाय -1 और ये 25 हो जाएगा। तो 1/25 इक्वल टू 1/r माइनस म्यू -1/r। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस, और r इक्वल टू 20 कितना था, 10 था। तो 1/25 इंटू 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस म्यू, ये इंटू 4 मतलब ये 0.4 होगा। तो म्यू इक्वल टू 1.6 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। A professor reads a greeting card received on his 50th birthday with 2.5D glasses, keeping the card 25 centimeter away. 10 years later, he read his farewell letter with the same power glasses, but has to keep the letter 50 centimeter away. तो पहले 2 प्लस 2.5 डायोप्टर का ग्लास चाहिए था, ताकि तो इसमें हम लेंथ फॉर्मूला लगाएंगे 1/f=1/v माइनस 1/u। तो f का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, +25 2.5 डिवाइड करेंगे 1/2.5 25 2/5 इक्वल टू v 1/v माइनस 1/u था 25 सेंटीमीटर हो गए, सेंटीमीटर में हो गए माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा। फिर फाइनल अगर डी ये ऊपर होगा, तो ये होगा 2.5 यहाँ पे होगा। तो डी इक्वल टू हमारा 1/v माइनस प्लस हो जाएगा ये 1/50। तो v को हम लिख सकते हैं 2.5 माइनस 1/25 प्लस 1/50। तो इसमें 100 ऐड कर देते हैं ऐसा यूनिट के लिए। ये प्लस होगा ना माइनस होगा, ये माइनस, ये होगा हमारा 2.5 माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो +4 माइनस 2 का मतलब पावर हो जाएगा 4.5 डायरेक्टर। तो अभी का लेंस का पावर हो जाएगा 4.5। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। A particle starts its system from mean position. Its amplitude is a and the total energy E. At one instant, its kinetic energy is CE/4. Its displacement at that instant is। तो एसएचएम को हम कंसिडर कर सकते हैं स्प्रिंग मोशन के हिसाब से। तो यहाँ पे फोर्स के बराबर लगेगा,
तो x जितना लगेगा, मतलब इसमें हम एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। टोटल एनर्जी E होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी है हमारा E/4, तो ये हमें पूछ रहा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब हमारा काइनेटिक एनर्जी 0 होगा तो हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, तभी मतलब एम्पलीट्यूड ए के जितना हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसको यूज करके हम एक्स का वैल्यू अब निकालेंगे। तो हाफ kx² इक्वल टू E/4 हो जाएगा। E/4 मतलब 1/4 टाइम्स हाफ ka²। k/2 कैंसिल कर दिया तो x इक्वल टू a/2, मतलब a/2 डिस्टेंस पे होगा हमारा बॉडी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। A mass m equal to 1 kg connected to a horizontal spring performs SHM with amplitude A, while mass m1 is passing through mean position. Another mass m2 equal to 3 kg is placed on it so that that both the masses move together with amplitude A1. Okay, तो इसमें भी हम एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन से करेंगे। तो पहले हमारा अगर देखा जाए तो तो पहले हमारा एम्पलीट्यूड था ए, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हमारा हाफ ka² होगा, जो कि इक्वल होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से। तो हाफ m1v1 फिर m2 को ऐड कर दिया गया, तो हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो हो सकता है वो इतना हुआ, जो कि इक्वल होगा हाफ m1 प्लस m2v2²। तो हम काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू p²/2m, जहाँ p है हमारा मोमेंटम। तो जब जब ये मास ऐड किया गया तो हमारा एनर्जी तो कंजर्व नहीं होगा पर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो मोमेंटम कंजर्व हुआ है तो हमारा p तो कांस्टेंट रहेगा। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा p²/2m1, ये हो जाएगा हमारा p²/2m1 प्लस m2। तो ए इन दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा a²/m1² इक्वल टू m1 प्लस m2। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। अब वैल्यू डाल देते हैं 1 प्लस m2 और m1 का, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, और ये है 1, तो ये है 4। तो a/1 इक्वल टू 2, तो a1/a है, a1/a हमारा हाफ हो जाएगा, जो कि दिया है p/q⁴, हाफ। तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1/4 इक्वल टू p/q। ये स्मॉलेस्ट इंटीजर है, तो p प्लस q हमारा 5 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर 5 है। आगे चलते हैं।
तो यहाँ पे ऑप्शन डिस्प्ले नहीं हो रहा, फिर भी आंसर निकाल लेंगे। Ball suspended by a thread swings in a vertical plane so that its acceleration in extreme position and the lowest position are equal in magnitude. Angle theta of thread deflection in extreme position will be, तो हमारा बॉल इतना मान लेते हैं थीटा ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे mg का फोर्स नीचे लग रहा है, यहाँ पे टेंशन लग रहा है। इसका कंपोनेंट देखेंगे तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये mg sin थीटा। तो t और mg cos थीटा तो इक्वल होंगे, तो ये कैंसल हो जाएगा दोनों। तो mg sin थीटा हमारा एक्सेलरेशन होगा जो कि पीक पर, और जब यहाँ पे आएगा तब हमारा वेलोसिटी v होगा, तो mv स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। तो mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू mg sin थीटा। l, ये लेंथ l हो जाएगा, तो इतना। तो यहाँ पे अगर थीटा डिग्री ऐसा ऊपर है तो हम इसमें से हाइट डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद जितना ये यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए पहले ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये एल है, ये एल है, ये थीटा है, ये एल कॉस थीटा हो गया, ये एल साइन थीटा हो गया। और ये एल कॉस थीटा हो गया। तो ये पोर्शन हमारा हो जाएगा एल एल माइनस एल कॉस थीटा। तो इतना नीचे गया, एम जी एच इक्वल टू हाफ एम जी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन का। तो यहाँ पे ये हो जाएगा जी एल 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम कैंसिल कर सकते हैं या रहने भी दे सकते हैं। इस तरफ टू इस तरफ ले आते हैं और एल को इस तरफ ले आएंगे, तो एम जी स्क्वायर बाय एल हो गया, जो कि ये वैल्यू है एम जी साइन थीटा। तो मतलब ये इक्वल टू एम जी साइन थीटा हो गया। अब थीटा को एक साइड में लाने के लिए ट्राई मारेंगे। पहले एम जी को कैंसिल कर लेते हैं, तो टू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लगा सकते हैं थीटा बाय टू में दोनों को कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, पहले थीटा बाय टू में कन्वर्ट कर लेंगे। तो टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय टू।
ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू 2 sin θ/2 cos θ/2। यहाँ पे 2 कैंसिल कर लेंगे, 1 कैंसिल हो जाएगा और फिर sin θ/2 एक कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 sin θ/2 इक्वल टू cos θ/2, मतलब tan θ/2 इक्वल टू हाफ। थीटा हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स हाफ। तो ये जो ऑप्शन होगा उसको मार्क कर देंगे, यहाँ पे ऑप्शन विजिबल नहीं है तो कोई एक अटेम्प्ट कर लेंगे हम और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को। अब transmission power line feeds input at 2400 volt and to a step down transformer which delivers power 240 volt with primary winding having 5000 turns। ओके, तो हमारा ट्रांसमिशन लाइन का इनपुट पावर 2400 वोल्ट पे है इनपुट साइड में, आउटपुट साइड में है 240 वोल्ट और प्राइमरी विंडिंग हमारा 5000 है, इस तरफ नहीं दिया है और करंट इन द प्राइमरी ट्रांसफार्मर है 5 एम्पेयर। तो आउटपुट करंट ये निकालना है और ये दिया है कि 80% एफिशिएंट है। तो एफिशिएंसी है मतलब 80% इक्वल टू पी इन पी आउट बाय पी इन। तो पी आउट हो गया हमारा 240 वोल्ट इंटू आउटपुट करंट बाय 2400 इंटू 5 एम्पेयर। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, ये यहाँ से कट गया, ये 10 है तो आई नॉट इक्वल टू 50 इंटू 0.8 जो कि है 0, ये हो जाएगा 4। तो 4 एम्पायर होगा करंट, तो पुट करंट 4 एम्पायर। आगे चलते हैं। Transformer having efficiency 90% is working on 200 volt, 3 kilowatt power. If current in the secondary coil is 6 ampere, then voltage across secondary coil and current in primary coil. Okay, तो ये भी लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। तो 90% एफिशिएंसी, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर होता है, इनपुट पावर है 3 किलोवाट, यहाँ से डायरेक्टली पावर आउटपुट निकल भी सकता है जो हो गया 3000 टू 0.9। तो 3000 इंटू 0.9, 300 इंटू 9, 2700 वाट पावर आउटपुट इतना है। तो पावर इक्वल टू वोल्ट इंटू करंट, तो हमें निकालना है वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल
और वहाँ पे करंट दिया है और यहाँ पे वोल्टेज दिया है, वो सब निकल जाएगा। तो पहले अगर देखेंगे तो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज होगा हमारा, ये दिया है सेकेंडरी कॉइल में पावर 2700 इक्वल टू वोल्ट इंटू करंट 6 एम्पर। 6 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 450। तो 450 वोल्ट होगा, ये दोनों में से कोई एक। फिर सेकेंड मतलब प्राइमरी में देखेंगे, ये हो जाएगा 3000 इक्वल टू वोल्टेज हमें दिया है 200 इंटू आई। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 15 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे चलते हैं। A capacitor of capacitance 1 millifarad originally charged to a potential difference of 10 volt is connected to inductor of inductance L. Its maximum current is 10 ampere. Find the value of L. अच्छा, तो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, हाफ सीवी स्क्वायर। जो कैपेसिटर में था वो जब पूरा इंडक्टर में जाएगा तब ही मैक्सिमम करंट आएगा। तो ये हो गया आई मैक्स। ये वोल्टेज मैक्स है, ये करंट मैक्स है। तो ये कट गया हमारा। वोल्टेज दिया है 10 वोल्ट, करंट दिया है 10, तो ये 1 माइक्रो फैरड। माइक्रो मतलब 10 टू द, ये मिली है, माइक्रो नहीं। तो मिली मतलब 10⁻³ इंटू 10 स्क्वायर इक्वल टू L 10 स्क्वायर। तो ये भी 1 मिली हेनरी है। तो वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस भी 1 मिली हेनरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 55। Suppose that two heat engines are connected in series such that the heat exhaust of first engine is used as heat input of second engine. Efficiencies are uh, mu1 and mu2. What will be the efficiency of the combination? Okay, तो mu1 हो गया हमारा हीट सिंक माइनस ये हो गया हमारा सोर्स माइनस सिंक बाय सोर्स। अगर सिंक का टेम्परेचर लो हुआ तो ये होगा, ये ठीक है। तो ये हो गया हमारा N1। फिर N2 को अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा, इसके लिए ये है सोर्स और ये हो गया सिंक। और टोटल अगर देखेंगे, टोटल के लिए हमारा सोर्स है TH माइनस TC बाई TH। तो हमें TM को यहाँ से हटाना है। TH यहाँ पे है, TH, तो TM को हमको रिप्लेस करना है और ऐसा देना है। ओके, तो ये है N। इसके लिए TH को हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे और TC को हम इस वाले से रिप्लेस कर देंगे। फिर देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा TH N1 इक्वल टू TH माइनस TM। TH के टर्म में हमें लिखना है, इसको माइनस कर देंगे। तो TH इक्वल टू माइनस TM बाय N1 माइनस 1। और इसमें
पी सी इक्वल टू पी सी को इस तरफ लाएंगे, ये इस तरफ जाएगा टी एम माइनस एच टू टी एम माइनस इंटू टी एम, ये हो जाएगा। तो हमारा एन नेट होगा टी एच माइनस टी सी, वो हो जाएगा टी एम बाय 1 माइनस एन वन माइनस टी सी माइनस टी एम प्लस एन टू टी एम बाय टी एच, ये हो जाएगा टी एम बाय 1 माइनस एन वन। तो यहाँ से टी एम कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा, इसको ऊपर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस एन वन प्लस एन टू 1 माइनस एन वन, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये होगा 1 माइनस 1 प्लस एन वन प्लस एन टू माइनस एन वन टू, ये कट जाएगा। एन वन प्लस एन टू माइनस एन वन एन टू, एन वन अगर एन टू को यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। The temperature of the source of a Carnot engine is T1 and that of sink is T2. If efficiency is 0.5, the temperature of source and sink of another Carnot engine of same efficiency as the first one is. तो इसके लिए अगर सेम एफिशिएंसी होना है तो रेशियो उनका सेम होना पड़ेगा, ताकि कॉमन में आएगा। अगर एन टी वन माइनस एन टी टू बाई एन टी वन में एन कैंसिल हम कर सकते हैं और सेम आएगा ये हाफ के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे चलते हैं तो Carnot engine heating is maintained at 19 degrees Celsius, has efficiency 30%. Find magnitude by which the temperature of the source can be increased so that the efficiency is increased to 20% of by 20% of its original efficiency. तो पहले 30% था, अभी इसका 20% इंक्रीज होगा। मतलब ये बोल रहा है कि इंक्रीज होगा, ये 20% इसका 2 टाइम्स, मतलब ये हो जाएगा 36% इसमें बनाना है। और हीट सिंक हमारा कांस्टेंट है, तो पहले इनिशियल आई मान लेते हैं, माइनस 2 प्लस 223, ये हो जाएगा 290 बाय टी आई इक्वल टू 30 टी एफ माइनस 290 बाय टी एफ इक्वल टू 36। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से होगा नहीं, रहने दो, इससे का वैल्यू निकाल लेंगे, उससे निकाल लेंगे। तो टी आई हमारा हो जाएगा 0.3 होगा, ये परसेंट है ये दोनों।
तो टी हो जाएगा यहाँ पे 290 डिवाइड बाय 0.7, तो ये आएगा 414 के आसपास। और यहाँ पे ये टी फाइनल हो जाएगा 290 डिवाइड बाय 0.64, तो ये 453 के आसपास आएगा। तो 453 माइनस 414, ये आएगा 39 के डिफरेंस। A man in a balloon throws a stone downwards with a speed 5 meters per second with respect to balloon which is moving upward with constant acceleration 5 meters per second square. Find the magnitude of velocity of the stone relative to the man after 2 seconds. Okay. तो रिलेटिव अगर देखेंगे तो इसका एक्सेलरेशन होगा g प्लस a। तो g प्लस a एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा 10 प्लस 5 15। तो v इक्वल टू u प्लस a t होगा। तो इनिशियल था 5, एक्सेलरेशन 15, 2 सेकंड बाद ये हो जाएगा 30 प्लस 5 35 मीटर पर सेकंड। Question number 59. Two trains are moving in the same direction along parallel path. One of them is 200 meters long, traveling with velocity 20 meters per second, and another is 800 meters long with velocity 10.5. The time taken for first train to overtake the second is, तो पहले ये ऐसे था, फिर बाद में ये यहाँ से यहाँ आ गया। तो सेकंड ये लंबा वाला ट्रेन के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो ये 0 में है, इसका वेलोसिटी होगा 12.5। तो इसके टॉप से हमको जाना है, यहाँ से मतलब यहाँ मतलब 800 प्लस 200 मीटर, तो 1000 मीटर कवर करना है। डिस्टेंस है हमारा, मतलब स्पीड है 12.5, तो इससे हमारा मिलता है 80 सेकेंड। तो 80 सेकेंड होगा हमारा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 60 जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करते हैं। टू स्टार्ट PNQ starts from a point at the same height in a straight line. Their position represented by XP and XQ. At what time do the cars have same velocity? तो VP होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा A प्लस 2BT, और VQ हो जाएगा हमारा F माइनस 2T। तो F माइनस 2T हो गया ये, और वेलोसिटी हमारा सेम है, मतलब ये दोनों इक्वल है। और स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम। ओके, तो वेलोसिटी सेम है, ये दोनों सेम है। तो टाइम हमको निकालना है जब स्पीड इक्वल होगा, तो इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। A प्लस 2BT, F माइनस A इक्वल टू 2 टाइम्स B प्लस 1 T। T इक्वल टू F माइनस A बाय 2 टाइम्स B प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा टाइम। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिख नहीं रहा, मान लेते हैं ये है। तो अगर कुछ दिखे ना तो अटेम्प्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ग्रेस मिल जाएगा हमें। तो इसके साथ हमारा खत्म होता है।
तो ये तो करेक्ट नहीं है, ये तीनों में से अगर कोई होगा तो इसमें ये वाला सिलेक्ट करना है इसमें। तो इसके साथ ये खत्म होता है हमारा। थैंक यू।